नमस्कार दोस्तों, 4 पीएम और न्यूज़ टाइम के मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत में बढ़ती हुई कट्टरवादिता के ऊपर। हमने हमेशा आरएसएस की बात की है और हमने कहीं न कहीं बात की है विश्व हिंदू परिषद और साथ में बजरंग दल की बढ़ती हुई कट्टरवादिता के ऊपर, धर्मांधता के ऊपर। पर इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि हम मुस्लिम समाज के अंदर भी बढ़ती हुई कट्टरवादिता के ऊपर बात करें। जिस हिसाब से मुस्लिम समाज के अंदर कट्टरवादिता बढ़ रही है पूरी दुनिया के अंदर, और भारत में भी कई ऑर्गेनाइजेशन है जिनको बैन भी किया गया, उसमें अभी पीएफआई भी है। मुझे लगता है कि एक वक्त आ गया है जहां पर भारत के अंदर भी जो मुस्लिम समाज है उनको एक इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। कहीं ना कहीं एक चीज जो निकल कर आ रही है कि वो भी दोष मुक्त नहीं है। हम अपने मंच से हमेशा एक ही आवाज उठाते रहे कि किसी भी किस्म की कट्टरवादिता, धर्मांधता समाज के लिए बुरी है, देश के लिए बुरी है, परिवारों के लिए बुरी है। लेकिन बहुत लंबे समय से एक देखा जा रहा है कि जहां पर हिंदू कट्टरवादिता के अंदर बढ़ावा हुआ है, वहीं मुस्लिम कट्टरवादिता के अंदर भी बहुत ज्यादा बढ़ावा हुआ है। और कई प्रदेश उसके अंदर ऐसे हैं जहां से इन कट्टरवादिता की शिकायतें या सूचनाएं मिलती हैं। केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, त्रिपुरा है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ और एरियाज हैं, भारत के कई अन्य राज्य भी हैं जहां से इस किस्म की विभत्स खबरें आती हैं कि जहां पर कुछ न कुछ हत्याएं की जाती हैं या विभत्स अपराध किए जाते हैं जो मन को झंझोड़ देते हैं। बात सिर्फ श्रद्धा और आफताब के केस की नहीं है। बात यह है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समाज में ऐसा हो रहा है जहां पर एक आत्मनिरीक्षण की जरूरत अब आन पड़ी है। ऐसा क्यों हो रहा है कि मुस्लिम समाज अपने गेटवाइजेशन से बाहर नहीं आ पा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि जब कभी भी कोई छोटी सी भी टिप्पणी मुस्लिम समाज के ऊपर या उनके प्रॉफिट के ऊपर आती है तो वो सब उबलना शुरू हो जाते हैं, बॉयल करना शुरू हो जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर उसके वहां से कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं? ये बात उन्हें भी सोचनी होगी। कई बार जब हिंदू धर्म के लोग जब आपत्तियां दर्ज कराते हैं कि आपको इस बात की खुली छूट नहीं दी जा सकती है कि हिंदू धर्म के ऊपर आप बेरोक टोक टिप्पणियां करें और कुछ भी उनका मजाक बनाएं, तो संभव नहीं है, मंजूर नहीं है। पर कहीं ना कहीं जब संवेदनशीलता संवेदनहीनता में बदल जाए या फिर संवेदनशीलता में कमी आनी शुरू हो जाए और हर व्यक्ति हर संवाद को एक अटैक के रूप में, एक हमले के रूप में देखना शुरू हो जाए, तो वहां पर इंसान को सोचना चाहिए कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। मुझे लगता है कि हम एक ऐसे वक्त में प्रवेश कर चुके हैं जहां पर जो एक क्या कहते हैं कि धार्मिक जो चीजें हैं, वहां पर जो संवेदनशीलता है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और शायद ये इस बात का भी असर है जिसे काउंटर पोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन जिसको कहा जाता है कि एक धर्म के अंदर कट्टरता आती है तो दूसरे धर्म में कट्टरता आती है। हालांकि पहले ये नहीं देखा जाता, लेकिन अब है। शायद इसलिए मुस्लिम समाज ज्यादा विचलित भी नजर आता है, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जो बढ़ती कट्टरवादिता है वो काउंटर पोलराइजेशन है, यानी कि टिट फॉर टैट है। अभी वो बहुत जगह सही भी हो सकते हैं, बहुत जगह गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हम पोलराइजेशन को भी ठीक नहीं मानते, कट्टरवादिता को भी ठीक नहीं मानते। लेकिन इसके साथ एक चीज कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। आप किसी एक धर्म के ऊपर लगातार आक्षेप ना करें जब स्थितियां खराब हैं,
और दूसरे धर्म के ऊपर अगर आप एक भी कमेंट कर दिया तो फिर उसके रिएक्शंस ना जाने कितने मुल्कों से आते हैं। इसको हमने नूपुर शर्मा के केस में भी देखा है कि वहां पर अगर प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कोई टिप्पणी होती है, कोई कार्टून बनता है या कोई उनके ऊपर कमेंट होते हैं, तो यूरोप के कई देशों के अंदर वहां पर किस किस्म के प्रदर्शन होते हैं, मारामारी होती है, हत्याएं भी हो जाती हैं। ये आपने इस बात को नोटिस किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब वो इस किस्म की दूसरों से एक आचरण की उम्मीद करते हैं कि वो हमारे धर्म को, जिसे ये कहते हैं कि अगर इस्लाम ये कहता है, मुस्लिम से कहते हैं कि टच मी नॉट, तो फिर लोग उनसे भी अपेक्षा करेंगे कि यू ऑल्सो डू नॉट टच द अदर रिलीजन्स। ये बात बिल्कुल सही साबित होती है जब आप कहते हैं टच मी नॉट, लेकिन यहां पर असली जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है वो निकल कर आती है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जो है आपकी क्या कहते हैं, यूरोपियन देशों में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, ब्रिटेन में है। इसके अलावा अभी ईरान के अंदर जो हो रहा है, जिस किस्म की कट्टरवादिता के खिलाफ महिलाएं देखा जाए तो हिम्मत के साथ बाहर आ रही हैं और हिजाब के खिलाफ इस समय आवाज उठा रही हैं, वो दुनिया में बदलाव के संकेत लेकर आ रही हैं। इस किस्म की आवाजें यूरोप के कई शहरों से आ रही हैं कि वहां पर जो मुस्लिम आबादी है, खास तौर से ब्रिटेन में या फ्रांस में, वो वहां पर भी कट्टरवादिता से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि फ्रांस इस मामले में इक्विवोकल रहा है कि हम अपने यहाँ कट्टरवादिता को बढ़ावा नहीं देंगे, हिजाब नहीं पहनने देंगे, ना स्कूलों में ना बाहर, और आपको रहना हो तो रहो, नहीं तो फ्रांस छोड़कर चले जाओ। ये बात सही है कि पहले जब कुछ मुस्लिम्स किसी एक देश में जाते हैं तो उनका रवैया अलग होता है, लेकिन जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तो फिर वो अपने आप को असर्ट करते हैं और वहां के कानूनों में भी, लोगों में भी उस किस्म के बदलाव देखना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आक्षेप या जो कमेंट किए जाते हैं, उसका काउंटर असर तो होता ही है। भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो यहां पर जो बढ़ती हुई कट्टरवादिता है, अब वो हिंदू धर्म के अंदर भी बढ़ती हुई कट्टरवादिता के अंदर देखा जाए तो परिलक्षित हो रही है, दिखाई दे रही है। इसे रोकने की जरूरत है, लेकिन समस्या सारी ये है कि सामने एक भी ऐसी मुस्लिम लीडरशिप नहीं है इंडिया के अंदर जिसे ये कहा जा सके कि वो मुसलमानों को रोकने में, एक तरह से कहा जाए कि संभव हो या उनके लिए कोई उनका इन्फ्लुएंस एरिया हो। कोई रोकने वाला नहीं है। और इसीलिए वहां पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पीएफआई जैसी हैं, सिमी जैसी हैं, जो पनपती हैं, जो लोगों के अंदर रेडिकलाइजेशन पैदा करती हैं, कट्टरवादिता पैदा करती हैं, बल्कि हथियार तक उठाने के लिए उनको उद्वेलित करती हैं, मुझे लगता है कि उनका भी सामना करने की जरूरत है। इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लोगों को फंसाकर और रेडिकलाइज करती हैं, इवन आईसिस के अंदर भेजती हैं वहां पर, तो इसे रोकने की जरूरत है। लेकिन कोई रोकने वाला है क्या भारत में? क्या जो केरल से और कई अन्य भागों से कुछ मुसलमान यूथ जब आईसिस में क्या कहते हैं कि इस्लामिक जंग लड़ने के लिए गए थे तो उनको कोई रोक पाया था? पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, जो रेडिकलाइजेशन है, जिस लेवल का रेडिकलाइजेशन है, वो चिंता के लायक है, क्योंकि वहां पर वो रेडिकलाइजेशन जो है आतंकवाद में परिवर्तित हो चुका है, बड़े आतंकवाद में परिवर्तित हो चुका है। और आपके सामने अफगानिस्तान तो बिल्कुल सामने है, जो बिल्कुल ही एक देश के रूप में खत्म हो चुका है। बल्कि अब तो वहां पर जो तालिबान का रूल है, लड़कियों की शिक्षा के ऊपर पाबंदी है, अकेले बाहर जाने पर पाबंदी है, जिम्स में जाने पर पाबंदी है, पार्क्स में, गार्डन में जाने पर पाबंदी है। अब इस हिसाब से तो देखा जाए तो फिर तो हम वो पुरातन युग में चले गए हैं। लेकिन इनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है, भारत में भी आवाज नहीं उठाता है कि तालिबान के अंदर जो हो रहा है, जो इनह्यूमन है, उसके खिलाफ भारत से आवाज नहीं उठती है, मुसलमानों के खिलाफ से। बांग्लादेश में बहुत बार ऐसा होता है कि वहां पे रेडिकलाइज जो लोग हैं, वहां पे इस्कॉन टेम्पल पे हमले किए जाते हैं या बाकी हिंदुओं पर हमले किए जाते हैं। हालांकि वहां पे शेख हसीना फिर भी प्रशंसा का काम कर रही हैं, रोकने का काम करती हैं। लेकिन बढ़ते हुए जो कट्टरवादिता के चेहरे हैं, वो आपको आसपास के मुल्कों में नजर आएंगे। यही नहीं बल्कि नेपाल जैसे देश के अंदर भी कई एरिया ऐसे हैं जहां पर मुसलमानों की जो कट्टरवादिता है, वो लोगों को टेरराइज करती है। ये बात सही है बिल्कुल भी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर भारत जैसे देश में जहां 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, ऑलमोस्ट 15 साढ़े 15% की आबादी है उनको, उनको एक
इंस्पेक्शन की जरूरत है, सेल्फ इंस्पेक्शन की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि हम कहां जा रहे हैं, हम किसका हिस्सा बन रहे हैं। अगर आप यहां पर हैं लेकिन अगर आपकी लॉयल्टी कहीं और है तो फिर तो गलत है। फिर आप इस किस्म के कोई काम नहीं कर सकते जिससे आप दूसरे धर्मों के ऊपर आक्षेप लगाए जाए। ये प्रोग्राम मैंने जानबूझ के इसलिए किया है कि जो मुस्लिम समाज को बढ़ती हुई कट्टरवादिता पर सोचना होगा। दोष मुक्त नहीं है वो भी। बात सिर्फ एक दो केसेस की नहीं है जिसको लव जिहाद के नाम से प्रचारित प्रसारित किया जाता है। पचासों ऐसे केस हो सकते हैं। लेकिन शायद मुस्लिम समाज अपनी जो कट्टरवादिताएं हैं, जो उनके मदरसे हैं, जहां पर डिफरेंट किस्म की शिक्षाएं दी जाती हैं, उसके ऊपर जो आपत्तियां दर्ज की जाती हैं, वो आपत्तियां भी वैलिड हैं। पर क्या वो रिफॉर्म करने को तैयार हैं, सुधार करने को तैयार हैं, आपस में एक डायलॉग या संवाद करने को तैयार हैं, एक दूसरे को समझाने को तैयार हैं कि इस सेकुलर भारत के अंदर जो उनका स्थान है वो कट्टरवादिता का स्थान नहीं है, एक आम भारतीय का स्थान है जिसके द्वारा वो सेकुलर माइंडसेट के साथ यहां रहे। ये बातें इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, इन पर सोचने की जरूरत है। अगर मुसलमान अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, मुस्लिम समाज अपनी कट्टरवादिता को नहीं रोक पाता है, तो ये फिर हिंदुओं के अंदर और ज्यादा काउंटर रेडिकलाइजेशन के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। आपको और ज्यादा कट्टरवादी हिंदू मिलेंगे यहां पर जो आपके ऊपर काउंटर अटैक करने को तैयार हैं, और फिर उसके बाद एक जो क्लास कन्फ्लिक्ट होता है उसके लिए आप तैयार रहिएगा। फिर तो जो परिस्थितियां हैं उसे आप खुद पैदा कर रहे हैं। जो परिस्थितियां हैं उसको आप कहीं ना कहीं दबाकर, समझाकर, सुलझाकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर सिमी जैसी ऑर्गेनाइजेशन या पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन पनपती हैं और इनके कई और चेहरे भी पनपते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं एक जो मैसेज जाता है लोगों तक वो ये है कि ये खुद तो बसना चाहते हैं लेकिन किसी और को बसने नहीं देते। जो कश्मीर में परिस्थितियां हैं वो एक्चुअली इसी ओर इंगित करती हैं कि अगर मुसलमान बहुत ज्यादा आबादी में हैं जिन मोहल्लों में, फिर वहां हिंदू बसने के लिए नहीं जाते हैं। ये बात भी सच है, ये बात सच है। तो कट्टरवादिता के कई चेहरे हो सकते हैं। एक किस्म की कट्टरवादिता दूसरे किस्म की कट्टरवादिता को बढ़ावा देती है। और अगर मुस्लिम समाज अपनी कट्टरवादिता को रोकने में नाकामयाब होता है इस समय, तो खैर उसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन इसके साथ वो खामियाजा जो हमारा मेजोरिटी का समाज है उनको भी भुगतना पड़ता है। समाज में बढ़ती हुई कट्टरवादिता किसी देश के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक नहीं है। इस बात को जो माइनॉरिटीज होती हैं विभिन्न देशों के अंदर उनको भी समझना चाहिए कि जो मेजोरिटी है आपको कहीं ना कहीं उसका सम्मान करना पड़ेगा। ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जहां पर ऐसी घटनाएं हुई हैं और जहां पर मुस्लिम समाज ने कटुता फैलाने का भी काफी बड़ा काम किया है, कट्टरवादी होने का काम किया है, उसकी वजह से कई देशों में वहां पर दक्षिण पंथ बढ़ रहा है जो कि उनको दबाने का कार्य कर रहा है। इजराइल आपके सामने है उस मामले में। तो कहीं ना कहीं जरूरत इस बात की है कि आज पूरी दुनिया के अंदर जो मुस्लिम समाज है और विशेष रूप से भारत में, कि जो बढ़ती हुई यहां पर धर्मांधता है या कट्टरवादिता उसको रोका कैसे जाए। पर मुझे उसके लिए कोई प्रयास होते नजर नहीं आ रहे हैं। आपके सामने असदुद्दीन ओवैसी जैसे कैरेक्टर आते हैं और वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ कहा नहीं जाता है। हालांकि कई बार उसे बीजेपी की बी टीम कहा जाता है और वो साबित भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे आदमी मुसलमानों की लीडरशिप अख्तियार कर लेंगे, मुझे इसमें डाउट है। जो कम्युनिटी लीडरशिप होती है उनको डेवलप करने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। अगर मुस्लिम समाज अगर ये इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाता है और बहुत जल्दी नहीं कर पाता है, तो उनके लिए किसी भी देश के अंदर और भारत में विशेष रूप से कम उनका रहना और मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि उनकी कट्टरपंथिता दूसरे धर्मों के अंदर जो कट्टरपंथता है उसको बढ़ावा देगा। मैं समझता हूं कि ये प्रोग्राम आज मैंने स्पेशली इसीलिए किया है कि हमने हमेशा आरएसएस पर अटैक किया है, बीजेपी पर अटैक किया है, विश्व हिंदू परिषद पे अटैक किया है, बजरंग दल और बाकी जो हिंदू वाहिनियां हैं उन पर हमने अटैक किया है और अच्छा खासा अटैक किया, मैं आपको बताऊं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ
इन्हीं के ऊपर अटैक करेंगे। किसी भी किस्म की कट्टरवादता, जो मुस्लिम कट्टरवादता भी है या किसी और धर्म की कट्टरवादता है, हम उसे भी स्वीकार नहीं करते। संतुलन अगर समाज में रहेगा तो समाज बढ़ेगा, पलेगा, विकसित होगा, समृद्ध होगा। लेकिन मुस्लिम समाज को बहुत जल्दी सोचना होगा कि कहीं तो उनको रुकने की जरूरत होगी, वरना ये विष अगर फैलेगा तो उनको भी पूरा लील जाएगा, उनको भी छोड़ेगा नहीं। ध्यान रखिएगा, ये आपके आत्मनिरीक्षण का समय है, मुस्लिम समाज के लिए आत्मनिरीक्षण का समय है कि उन्हें क्या करना है। अगर वहां पर लीडरशिप नहीं पनपती है तो फिर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उनके लिए परेशानियां बढ़ेंगी, और सही मायनों में कहा जाए कि वो भी दोष मुक्त नहीं है, वो भी दोष मुक्त नहीं है, और हमें यह कहने में कोई गुरेज नहीं है। दोस्तों, फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम कैसा लगा, और 4 PM और न्यूज टाइम के मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छी पत्रकारिता, अच्छे विश्लेषण को बढ़ावा दीजिएगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।